हमारे घरों में जो बिजली आती है इसका जब हम बिल भरते हैं बारे में आप वो बिल हम एग्जैक्टली किन किन चीजों का भर रहे हैं, उसमें किस किस तरह की चीजें इंक्लूडेड है। इस पूरे देश के अंदर बिजली कैसे बनती है, कैसे मैनेज होती है, कैसे पहुंचाई जाती है। आप अपने मोबाइल पे उस ऐप को डाउनलोड करके आप ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके कंजम्पशन का क्या पैटर्न है, आपको किस समय बिजली खर्च करनी चाहिए, किस समय नहीं करनी चाहिए। छोटी से छोटी जरूरत में आज बिजली का एक बहुत बड़ा उपयोग है और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज में लेके स्पेस में जाने से लेके हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत कमाल का योगदान है। हम लोग चाहते हैं कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, बेसिकली टू रिड्यूस माय इलेक्ट्रिसिटी बिल, टू रिड्यूस द लोड ऑन द ग्रिड। भारत को क्यों एक सोलर पावर हाउस कहा जाता है? कि उन कंट्रीज में जहां पे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है बिजली बनाने में, और जिन कंट्रीज में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है एनर्जी बनाने में, शायद वो उनका इस्तेमाल कम कर सकें। पूरे वर्ल्ड का जो एनवायरमेंटल इश्यूज है, पूरे वर्ल्ड की जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, वो सारी की सारी एक साथ सॉल्व होने की तरफ ये एक बहुत ही नायाब कदम है। बिजली का कनेक्शन होना और बिजली होने में एक फर्क है सर। बहुत फर्क है। बहुत जगह बिजली के कनेक्शन जी हाँ, है, जी। बिजली उन घरों में नहीं आ पा रही, नहीं पहुंच पाती, कोई तो वजह है सर। सोलर आज की डेट में अल्टीमेट सोल्यूशन है। हम 1,53,000 मेगावाट के आसपास सोलर का जनरेशन इंडिया में कर रहे हैं और सन 2030 यानी कि आगे आने वाले 4 सालों में हमारा ये जनरेशन, आज से 10 साल पहले जहां पे गांव में बिजली 10 से 11 घंटे भी जानी पाती थी या जाती थी मैक्सिमम, आज उन घरों में नेशनल एवरेज करीब 20-21 घंटे का हो गया है और हिंदुस्तान के करीब 100% घरों में आज की डेट में बिजली के तार लग चुके हैं। स्मार्ट मीटर ने एक आम आदमी की जिंदगी को किस तरह बदला, वो मीटर स्मार्ट क्यों है और क्या खास बात है कि उसकी वजह से लोगों का बिल कम आया है पहले से। तो आपके सवालों में इतना ज्यादा दम है और इतना ज्यादा मुझे इसके बारे में बात करने में आनंद आ रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ही कमाल की बात है सर। हम सबके घर में बिजली आती है, हर काम बिजली से होता है, ऐसा कोई काम नहीं जो बिजली के बिना पॉसिबल हो। छोटी से छोटी जरूरत में आज बिजली का एक बहुत बड़ा उपयोग है और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज में लेके स्पेस में जाने से लेके हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत कमाल का योगदान है। देश इतना बड़ा है सर, 1.4 बिलियन लोग हैं इस देश के अंदर, इतने सारे लोग हैं, इतनी अलग अलग तरह की डेमोग्राफी है सर, इतना कुछ है। इस पूरे देश के अंदर बिजली कैसे बनती है, कैसे मैनेज होती है, कैसे पहुंचाई जाती है, कैसे उसको सस्टेन किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपसे इस पूरी चीज को, इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, इसके बारे में पूरी दुनिया को आज आपसे समझूंगा सर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जेके सुपर पॉडकास्ट में। कुछ बताएं सर अपने बारे में। शुक्रिया राजन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस टॉक। जैसा कि आपने कहा कि बिजली से पूरी दुनिया के सारे काम चल रहे हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, आज हम बगैर बिजली के रह ही नहीं सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इलेक्ट्रिसिटी इज इंडिस्पेंसिबल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है और ये मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी कमोडिटी है जो स्टोर नहीं हो सकती जी। नॉर्मली इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट हैज टू बी जनरेटेड एंड इंस्टेंटली कंज्यूम्ड। जैसे ही इसका उत्पादन होता है इमीडिएटली ऑन द स्पॉट इसको कंज्यूम भी हो जाना होता है। सो यू कैन इमेजिन कि बिजली जब हम जनरेट करते हैं तो नॉर्मली जो हमारे पास सोर्सेज हैं बिजली को जनरेट करने के, दे आर, वन इज फॉसिल फ्यूल, मैं अभी बताऊंगा आपको फॉसिल फ्यूल, और नॉन फॉसिल फ्यूल। जी। ना फॉसिल फ्यूल में मेनली कोल एंड ऑयल। सर एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो बिजली को स्टोर कर सके? देखिए मैं उस पर आऊंगा, लेकिन वो सब रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं। बिजली को स्टोर करने के लिए बैटरीज आ गई हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स आ गए हैं, लिथियम आयन बैटरीज आ गई हैं। तो वो सब स्टोरेजेस के आज की डेट में नए नए उपाय आ गए हैं, लेकिन दे आर कंपैरेटिवली क्वाइट एक्सपेंसिव इन द सेंस कि प्रेफर हम यही करेंगे कि बिजली इमीडिएटली जनरेट हो और इमीडिएटली कंज्यूम हो जाए। लेकिन कहीं कहीं पर हमको स्टोर करनी, मजबूरी की वजह से स्टोर भी करना पड़ सकता है और करते भी हैं। लाइक सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी दिन में जनरेट होती है और जितनी जनरेट होती है पूरे वर्ल्ड ओवर, वो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली खर्च नहीं हो सकती, वो शाम को ही खर्च होगी। इन दो सिचुएशंस वी हैव टू स्टोर सच एक्सेस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आइदर थ्रू बैटरीज और देयर आर सर्टेन अलग तरह के हमारे पास मेथोडोलॉजीज हैं लाइक पीएसपीज एंड ऑल।
जिसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊं जी। बात हम कर रहे थे कि जनरेशन कैसे होता है। तो जनरेशन के लिए जैसे मैंने आपसे बताया कि देयर आर बेसिकली 2 कैटेगरीज ऑफ जनरेशन। पहला जनरेशन की कैटेगरी है फॉसिल फ्यूल, दूसरा है नॉन फॉसिल फ्यूल। नाउ फॉसिल फ्यूल का मतलब है जो जमीन से निकलने वाले पदार्थ हैं उनसे जो बिजली बनती है, लाइक कोल एंड ऑयल जी। तो जितने भी आप थर्मल पावर प्लांट्स देख रहे हैं जहां पे हम ऑयल से, गैस से, कोल से बिजली बना रहे हैं, दीज आर ऑल एक्चुअली बेसिकली थर्मल पावर जी। एंड आज भी थर्मल पावर का अभी तक बहुत वर्चस्व रहा है। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में बताइए। भारत के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हिंदुस्तान में वो 500 गीगावाट की है अप्रोक्सीमेटली। प्रिसाइजली जनवरी 2026 के डेटा में 514 गीगावाट्स। 1 गीगावाट 1000 मेगावाट का होता है। तो 513 या 514 गीगावाट में जब बोलता हूं इसके मतलब 5,13,000 5,14,000 मेगावाट, क्योंकि मेगावाट ज्यादा प्रेवलेंट है। और उसमें से करीब करीब 257 गीगावाट्स या 2,56,000 मेगावाट्स, दिस इज जनरेटेड थ्रू रिन्यूएबल एनर्जीज, रिन्यूएबल नॉन फॉसिल। आधा आज की डेट में 50-50 का रेशियो हो गया है। और ये आपने जो अपना विस्मित होने का एक एक्सप्रेशन दिया, इट इज वेरी नेचुरल बिकॉज मैं आपको छोटा सा डेटा देता हूं कि आज से 6 साल पहले जब हम लोग बिजली बनाते थे तो उस समय जैसे आज मैंने आपको बताया 255-256 गीगावाट्स आज रिन्यूएबल एनर्जी है। सर अगर मैं कॉमन आदमी के लिए गीगावाट और मेगावाट को समझना चाहूं तो अगर आप मुझे बताएं कि एक गुड़गांव जैसे शहर को कितनी बिजली लग जाती होगी? एक गुड़गांव जैसे शहर को मुझे लगता है कि आज की डेट में यू मस्ट बी नीडिंग पीक, जब आपको जरूरत पड़ती होगी तो यू मस्ट बी नीडिंग अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 मेगावाट्स। और हम कितनी बनाते हैं सर मेगावाट्स में? नहीं, पूरे इंडिया में जो हम बना रहे हैं दैट वी आर मेकिंग अराउंड 5,12,000 मेगावाट्स। नाउ ये पूरे कंट्री का है जी। और उसमें मैंने आपको बताया कि 2,56,000 करीब रिन्यूएबल एनर्जी है। 2,56,000 में आज की डेट में करीब करीब 1,55,000 1,54,000 अकेला सोलर है। 1,55,000 अकेला मेगावाट सोलर है और 53-54,000 विंड है। 6 साल पहले सोलर और विंड करीब करीब 50-55 के बीच में बराबर थे जी। लेकिन विंड वहीं रह गया 53 के आसपास, 54 के आसपास। And solar has gone almost 3 times to 1,55,000 megawatts in India. Wow. Reason बड़ा सिंपल है कि विंड हर जगह नहीं लग सकता, नहीं है। क्योंकि जहां पर विंड अवेलेबल है, कोस्टल टाउन्स ऑफ द कंट्री लाइक कन्याकुमारी, लाइक ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, डीप साउथ या जैसलमेर, बाड़मेर, इन्हीं जगहों पे जहां पे थोड़ी विंड अवेलेबल है वहां पे लगा के हम फारिग हो चुके हैं। उससे ज्यादा हम लगा नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत लगा दें 5-7 हजार तो और कोई बात नहीं है। But generally, this is our saturation, more or less. But solar has got no as such any restriction. धूप तो पूरे देश में, पूरे देश में धूप है, हर जगह धूप है। आप जहां चाहें लगाएं और जहां भी आपको लगता है कि आपको एक अच्छा रेडियस के मार्फत सोलर जनरेशन मिल सकता है तो आप उसको लगाते हैं। So that is how we have come this far. Now coming to आप जो कह रहे थे कि जनरेशन को हम फिर कैसे आगे ले जाते हैं। So this is the way we generate. और आज की डेट में क्योंकि हमारे देश का एक संकल्प है कि हम देश को नेट जीरो करना चाहते हैं, मतलब किसी भी तरह के कार्बन एमिशन को जीरो कर देना चाहते हैं, इस वजह से हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इन दैट डायरेक्शन। और इसीलिए हमारा मैक्सिमम जोर ये है कि हम कोल को कम से कम करते जाएं, ऑयल को कम से कम करते जाएं, गैस से जनरेशन को कम से कम करते जाएं और मैक्सिमम जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जीज यानी सोलर, विंड, बायोमास, इस तरह के पदार्थों से हम करें। सर एक सवाल है मेरे को आपकी बात सुन के एक सवाल ध्यान में आता है कि सर ऐसा कुछ है जो स्ट्रेंथ फॉसिल फ्यूल के पास ही है और सोलर और विंड के पास नहीं है? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है कि कोल के पास और गैस के पास और इवन हाइड्रो के पास, हाइड्रो हमारा नॉन फॉसिल में आता है, हाइड्रो इज द मोस्ट क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जी। इनमें एक अच्छी बात या खराब बात जो भी कह लीजिए वो ये थी कि आप थर्मल पावर को रैंप अप रैंप डाउन कर सकते हैं।
हाइड्रो पावर को रैंप अप रैंप डाउन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। रैंप अप रैंप डाउन का माने मतलब आप जनरेशन बढ़ा सकते हैं, जनरेशन अच्छा। कम कर सकते हैं जी जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट देश में बढ़ता है। जी जैसे जाड़ों के दिन है तो सुबह आपको सबको गीजर ऑन करने पड़ते हैं, दैट इज जी। पीक टाइम। शाम को आपको सारे मॉल्स में बिजली देनी पड़ती है, जी वो भी पीक टाइम हो जाता है। तो इन दोनों टाइमों पे जो हम कहते हैं कि दीज आर द टाइम्स जी व्हेन द रिक्वायरमेंट इसमें पीक पर है, जी उसमें हम अपने जनरेशन को बढ़ा देते हैं। जी और जब दिन में हम देखते हैं कि नॉर्मल टाइम पे इस तरह के हाँ। हालात नहीं है और हमारे वेदर में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो जब रिक्वायरमेंट कम होता है हम उसमें जनरेशन कम कर देते हैं। जी रिन्यूएबल एनर्जी में ये हम कम और ज्यादा नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जितनी हवा है उतनी हवा है। जब चलेगी तो जनरेशन होगा ही होगा, जी धूप जब निकलेगी तो जनरेशन होगा ही होगा। जी इसलिए हम इस फॉसिल फ्यूल के एडवांटेज को वहां पे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन जी एडवांटेजेस इतने ज्यादा हैं हाँ, नॉन फॉसिल के, रिन्यूएबल एनर्जी के, जी क्योंकि इस समय पोल्यूशन देख रहे हैं आप किस लेवल पे पहुंच गया है, जी इसलिए उसके इतने ज्यादा हैं कि उसके लिए हमने दूसरे दूसरे टेक्नोलॉजीज निकाल ली हैं कि हम्म, उन एनर्जीज को, जो हम बढ़ी हुई एनर्जी होती है और अब यूज नहीं कर पा रहे होते हैं, हम्म, तो हमें उसको सेव करना है, हम्म, एनर्जी को स्टोर करना है। हम्म, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जी बैटरीज में या पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स में। कमाल सर। एक साइकोलॉजी ऑफ अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि आपने मुझे पीक टाइम बताया, एक ये किस तरह पूरा प्लान होता है सर कि किसी शहर को कब इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, कब नहीं दी जाएगी, कब पीक टाइम है, और भी इसमें क्या इनसाइट्स हैं जो हम लोग एज अ कॉमन मैन मिस करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने राजन जी। ये एक ऐसी चीज है जो उसी मेरे सवाल के जवाब के रूप में जो मैंने आपको दिया था जी कि बिजली ना ही तो स्टोर हो सकती है और ना ही उसको हम किसी तरह से रख सकते हैं कहीं पर। इसको हमें इमीडिएटली बनाना है, इमीडिएटली कंज्यूम करना है। अभी थोड़ी देर के लिए बैटरी स्टोरेज और पीएसपी वगैरह को भूल जाइए, क्योंकि 99.9% बिजली हमारी जब बनती है तभी कंज्यूम होती है आज की डेट में ऑलमोस्ट। नाउ अब आपने कहा कि किसी भी शहर के पीक पावर को और ऑफ पीक पावर को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उनमें सब में स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, SLDCs बोलते हैं इन्हें जी। और इन सारे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स को हमारा सेंटर में दिल्ली में एक NLDC है, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जी, राइट। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लांट्स हैं जी, उनमें NTPC के तमाम थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उसमें टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसे मैं खुद काम करता था, उसके तमाम प्लांट्स हैं, हाइड्रो प्लांट्स हैं, उसमें नीपको के नॉर्थ ईस्ट के नीपको के तमाम प्लांट्स हैं। तो इन प्लांटों का हमें मालूम है कि क्या जनरेशन होता है और उनकी क्या कैपेबिलिटी है जनरेशन की, और हमें यह भी मालूम है कि अगले दिन 24 आवर्स के बाद, आज रात को 12 बजे के बाद से लेकर अगले रात के 12 बजे तक, उन 24 घंटे में किस स्टेट का क्या रिक्वायरमेंट है जी। हर स्टेट अपने आवरली रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करके कि आज फर्ज करिए आज 29 जनवरी 2026 है जी, इनको मालूम है कि 30 जनवरी 2026 को, फॉर एग्जांपल हरियाणा को मालूम है कि 30 जनवरी 2026 को सुबह 12 बजे, रात के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, माने 24 घंटे के दरमियान मुझे कितनी बिजली चाहिए। ये हर दिन की रिक्वायरमेंट एक दिन पहले का फोरकास्ट स्टेट को करना पड़ता है अपने रिक्वायरमेंट के पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि उनको मालूम है कि आजकल उनका रिक्वायरमेंट कैसा चल रहा है। जाड़े के दिन है, किस समय मैक्सिमम लोड आता है, किस समय हीटर्स ऑन होते हैं, किस समय गीजर्स ऑन होते हैं, तो उनको मालूम है कि ये 24 घंटों में उनको किस समय कितनी बिजली चाहिए। और ये 24 घंटों को हम लोगों ने 96 टाइम अंतरालों में बांट रखा है। हर अंतराल 15 मिनट का है, हर 24 घंटे 96 डिवीजन से बटे हुए, क्योंकि हर घंटे को हमने 15-15 मिनट के अंतराल में बांट लिया है। तो हरियाणा को बताना पड़ता है कि मुझे 12 बजे से लेकर 12:15 तक 3000 मेगावाट चाहिए, 12:15 से 12:30 तक 3025 मेगावाट चाहिए। तो वो 96 सेक्टर्स में 96 टाइम स्लॉट्स में, इसको टाइम स्लॉट बोलते हैं, वो 96 अपने रिक्वायरमेंट देता है, आज ही दे देगा कल के। और ये मतलब इस समय वो लोग इस पे काम कर रहे होंगे, कर चुके, सुबह 10 बजे कर चुके, कल का रिकॉर्ड आज 12 से, आज सुबह 10 बजे तक हरियाणा ने या पूरे देश के जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, उन्होंने सबने अपना रिक्वायरमेंट NLDC को भेज दिया। 96 टाइम ब्लॉक्स में, एक जितने भी हमारे सूबे हैं पूरे कंट्री में, जितने यूनियन टेरिटरीज हैं, सबने अपना रिक्वायरमेंट भेज दिया जी। नाउ ड्रॉल शेड्यूल, इसको बोलते हैं ड्रॉल शेड्यूल्स, माने जो ड्रॉ करेगा स्टेट उसका शेड्यूल आ गया जी।
वो एनएलडीसी को पता चल गया। जी। एनएलडीसी को यह भी पता चल गया कि किस टाइम स्लॉट में किस जनरेटिंग स्टेशन की क्या जनरेशन कैपेबिलिटी, जी, किस समय कौन सा उत्पादन, जी, कितना उत्पादन कौन सा संयंत्र करेगा। जी, फॉर एग्जाम्पल दादरी, जी, फॉर एग्जाम्पल विंध्याचल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल कोरबा, फॉर एग्जाम्पल टीएचडीसी, जी, फॉर एग्जाम्पल नाथपा झाकरी, ये सारे प्लांट्स का उनके पास वो भी आ गया कौन Data कितना आ गया। जनरेट करेगा। नाउ दे विल मैच दीज रिक्वायरमेंट्स जी, with the generation capability of each plant, जी, and then they will decide कि किस समय किसको कितना जनरेट करना है हाँ, और किस समय किस स्टेट को कितना देना है। ड्रॉ करना है। जी, जी, उसी हिसाब से कल का जनरेशन फिक्स हो जाता है। हाँ, तो 15 मिनट के अंदर हर प्लांट को ये जनरेट करना है और उतना ही ड्रॉल, हाँ, एग्जैक्टली उतना ही ड्रॉल हाँ। इन स्टेट को उस 15 मिनट में करना है। दैट इज हाउ Wow. द ग्रिड सर्वाइव्स। So this is Otherwise तो तो- अनबिलीवेबल, ये तो बहुत ही You are कॉम्प्लेक्स right. काम है। यस, और मैं तो ये सोचता हूँ आज का समय तो चलिए सर ऑटोमेटिक हो गया है, बहुत सारे काम सारा आपके हो जाते हैं। कंप्यूटराइजेशन हो गया जी। लेकिन पहले के समय में ये काम कैसे हुआ मैनुअली होता था। अब मैं उस इस समय चीज- से जानता हूँ जब से ये काम मैनुअली होता था, जी, धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन होता चला गया जी, और अब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गया है ये। जी, लेकिन हमारे पास टूल्स भी आ गए, एआई आ गया है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जी, डे हेड मार्केट आ गया है, जी। टर्म हेड मार्केट आ गया है, हाँ। रियल टाइम मार्केट आ गया ये है। क्या है सर, डे हेड मार्केट और रियल डे हेड मार्केट मैंने आपको बताया, कि अगले ये दिन मैं कितनी- मार्केट में आऊंगा जब मैं एक्सचेंज की बात करूंगा। जी, लेकिन डे अहेड शेड्यूलिंग बोलते हैं इसे, जी, जी, जो मैंने आपको अभी बताया, हाँ, इसको हम बोलते हैं डे अहेड शेड्यूलिंग। जी, और ये एक चीज इसमें और मैं आपको बता दूं वरना ये बात अधूरी रह जाएगी जी, कि जैसे मैंने कहा कि मैं जनरेट इतना करूंगा हाँ, और हरियाणा ने बोला कि मैं इतना ड्रॉ करूंगा। किसी वजह से हरियाणा ने उस समय करना था ड्रॉ 3000 मेगावाट और कर लिया उस समय 3100 मेगावाट। जी, तो 100 मेगावाट क्योंकि उसने शेड्यूल से ज्यादा ड्रॉ किया, जी, एक्सेस जनरेट किया, इसलिए उसने ग्रिड को डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की, इसलिए हरियाणा विल बी पेनलाइज्ड। एंड व्हाट विल बी दैट I'll पेनल्टी? tell you that. जी, वैसी वर्षा मैं एनटीपीसी हूँ, मेरे एक प्लांट से मैंने कहा कि मैं इस समय हाँ, 5600 मेगावाट जनरेट करूंगा 15 मिनट के अंदर, जी, 5600 मेगावाट की पावर इंजेक्ट करूंगा, हाँ, लेकिन मैं किसी वजह से 5000 कर पाया, जी, 600 में नहीं कर पाया, तो मैं भी पैरालाइज होऊंगा। जी, लेकिन अगर मैंने 5600 की जगह 5700 कर दिया, जी, अपने शेड्यूल से ज्यादा कर दिया, जी, उधर हरियाणा ने 100 ओवर ड्रॉ कर लिया, जी। तो मैंने उस 100 को एक्स्ट्रा जनरेट करके ग्रिड को मेंटेन करने की मदद की, जी, पहल की, जी। तो आई विल बी रिवॉर्डेड। एंड हरियाणा विल Haryana will be penalized. So they'll be penalized 10 rupees. Wow. That 10 rupees will come to You. me Yeah. as generator. जी, जी, जी। So this is the mechanism which is called deviation settlement mechanism. ऐसा भी कुछ होता है कि सर उन्होंने 3000 मांगा पर उन्होंने 2900 ही लिया। They'll be given the reward. अच्छा, अगर उन्होंने कम कंज्यूम किया क्योंकि तो जिस आदमी ने ज्यादा ड्रॉ किया उससे पेनल्टी जो लगेगी हाँ, वो उसको आ जाएगी रिवॉर्ड, क्योंकि उसने ग्रिड को डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की हाँ, और डिसिप्लिन करने के बजाय इनडिसिप्लिन कर दिया। हम्म। और बट हरियाणा ने कोशिश की कि भाई चलो उसने 100 ज्यादा ड्रॉ कर लिया, मैं कम कर देता हूँ, और सबने सर अगर सबने अपना जितना मांगा उतना ही लिया तो कोई दिक्कत लेकिन हरियाणा ने 100 कम ले लिया तो वो वेस्ट हो जाएगी 100। नहीं, बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी। हाँ, वो बिजली नेचुरली जब कम ड्रॉ करेगा, कोई बाकी सब एक्चुअल ड्रॉ करेंगे, हाँ। तो कोई ना कोई जनरेटर भी ऑब्वियसली कम जनरेट करेगा, ठीक बात। हाँ, कोई ना कोई जनरेटर भी कम ड्रॉ अच्छा, करेगा, अच्छा, ठीक। कम जनरेट करेगा, जी, तो ऑब्वियसली दोनों का कॉम्पेंसेशन हो हो जाएगा, जाएगा। जी, आपस में हो जाएगा। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस मैकेनिज्म जी, विच इज कॉल्ड डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म, और इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाती है उस ग्रिड की उस समय की फ्रीक्वेंसी। जी, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये काम हो रहा है, अंडर ड्रॉल, ओवर ड्रॉल, अंडर इंजेक्शन, ओवर इंजेक्शन, उस फ्रीक्वेंसी पे जिस फ्रीक्वेंसी पे ये काम हुआ है उस फ्रीक्वेंसी के रेट्स हैं हाँ, जिस पे कि डिसाइड होता है कितना अमाउंट वो हमको देंगे हम्म, और कितना अमाउंट हमको लेंगे, हम्म। लाइक दिस जनरेटर को देंगे। दिस इज द मैकेनिज्म। वंडरफुल सर, वंडरफुल सर। किसी शहर के एग्जांपल से अगर आप मुझे समझाएं कि एक शहर की जरूरत किस किस चीजों में बनती है। अगर गुड़गांव को हम एग्जांपल लें, आप जयपुर से आए, जी, जयपुर का एग्जांपल लें कि उस शहर की क्या क्या जरूरतें होती हैं जो 3000 घंटे से या 3000 मेगावाट्स। मेगावाट से या 3500 मेगावाट ये कैलकुलेट किया जाता है। इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं? वो जो ब्रेन्स इसके पीछे बैठे हैं वो किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं, जी, इनके पास एक रिक्वायरमेंट रहती है कि आजकल ये बहुत कुछ डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। जी, अब जैसे गर्मियां हैं, तो गर्मियों में आप देखेंगे कि रात को लोड बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जी, जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है।
तो यहाँ पे आप पाएंगे कि किसी भी शहर का लोड मैक्सिमम जो होता है वो रात को, बल्कि 7-8 बजे से ऑफिस से घरों में पहुंच जाते हैं, ऑफिस का लोड कम हो जाता है, ऑफिस बंद हो जाते हैं, दिन में ऑफिसों का लोड ज्यादा होता है और शाम को वही लोड ट्रांसफर होकर घरों में चला जाता है कि जो शख्स ऑफिस में रह के दिन भर काम करके आया एसी में, अब शाम को 7 बजे जब 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, he wants AC at his home. So right from 7 o'clock 8 o'clock throughout the night till 7 o'clock 8 o'clock in the morning, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है मौसम, तब तक आपके लोड बढ़े हुए होते हैं। तो शहर के जो लोड डिस्पैच सेंटर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इसको थ्रू स्टडी करते रहते हैं कि किस शहर के किस एरिया में कितना लोड ड्रॉ हो रहा है। ये सारी की सारी मैकेनिज्म स्काडा के थ्रू होती है। There is a complete mechanism which is computerized, which actually keeps on analyzing for the whole state, city wise also, कि किस शहर का किस समय कितना लोड है और वो उसको पूरा क्यूमुलेटिव करके वो बता देता है कि आपका इस समय जो लोड चल रहा है वो कितना लोड चल रहा है। सो आज की डेट में सारा कंप्यूटराइजेशन है जी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे सब स्टेशन होते हैं, यही सब स्टेशन होते हैं जहां पे बिजली आती है और जहां से फिर ये लोअर वोल्टेज पे ट्रांसमिट होने के बाद ये घरों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म क्योंकि कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड है, तो इनके पास आज की डेट में अगर आप हरियाणा से पूछें, हरियाणा के बिजली विभाग से कि आप बताइए पिछले 12 महीनों में आपका क्या ड्रॉल शेड्यूल रहा या क्या रिक्वायरमेंट रहा, दे गॉट ऑल द डेटा। और ये डिपेंड इसी पे करता है कि मेजर रिक्वायरमेंट उसमें होता है ऑफिसर्स का, मेजर रिक्वायरमेंट होता है जहाँ बड़ी बड़ी मिलें होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रियल लोड कितना है, दिन में इंडस्ट्रियल लोड बहुत ज्यादा होता है, रात को फैक्ट्री चलती नहीं है, 90% बंद हो जाती है, एक्सेप्ट केमिकल इंडस्ट्रीज, प्रोसेस इंडस्ट्रीज। अदरवाइज फैक्ट्री का लोड, दुकानों का लोड, मॉल्स का लोड, घरों का लोड, वाटर वर्क्स का लोड, जितने भी आपके इंजीनियरिंग डिविजन्स हैं जहां पे दिन में काम होता है, फैक्ट्रीज हैं, उन सब के लोड्स के टाइमिंग्स देखे जाते हैं और इसी वजह से उस समय के लोड्स को वो ऐड करते हैं कि किस समय टोटल लोड उस शहर का कितना होगा। हमने बिजली जहां प्रोड्यूस हो रही है से लेके स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर तक लिया है, मतलब उन्होंने ड्रॉ कर लिया। यहां से घरों तक बिजली पहुंचती है, राइट। उसका मैकेनिज्म क्या है? और ये मैकेनिज्म आप मुझे इस तरह समझाइएगा सर कि इंडस्ट्री को बिजली देने का तरीका क्या है, क्या वो सेम तरीका है या उसमें क्या डिफरेंस है, राइट। फिर एक मॉल में क्या डिफरेंस है, राइट। फिर एक घर में क्या डिफरेंस है। राइट, वेरी नाइस राजन जी। Again, a very good question. You have selected very good questions, I tell you. And they are basically fundamental questions about बिजली। देखिए साहब, जब हम जनरेट करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल प्लांट वाइज देता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लाइक टेहरी डैम में जो हमारे 4 टर्बाइंस लगे हुए हैं, वो एक टर्बाइन 250 मेगावाट का है। ठीक है। और 250 मेगावाट के 4 टर्बाइन से, जिसको हम बोलते हैं टेहरी HPP। तो अब एक टर्बाइन की हम बात करते हैं तो 250 मेगावाट। ना 250 मेगावाट इज बेसिकली, जब हम कहते हैं मेगावाट, ये मेगावाट है क्या? मेगावाट इज बेसिकली पावर। ना पावर मींस कि अगर मैं आपका हाथ 1 सेकंड के लिए पकड़ूं बहुत जोर से और आप भाई साहब पकड़े थोड़ा हल्के से, तो आप 1 सेकंड के अंदर जो पकड़ को आप महसूस करेंगे, दैट इज पावर। ठीक बात है। लेकिन उसी पकड़ को मैं अगर 10 मिनट तक जारी रखूं तो वो 10 मिनट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पावर से, सो दैट इट बिकम्स एनर्जी। सो माय पावर से 10 डाइस और 10 वॉट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 मिनट्स, इट बिकम्स 10 वॉट्स इनटू 1/6 आवर्स, सो 10/6 वॉट आवर। तो आप समझ रहे हैं? तो जब हम टरबाइन से जनरेट करते हैं बिजली तो वॉट में उसको बोलते हैं टरबाइन की कैपेसिटी को। तो अगर 250 मेगावाट का टरबाइन अगर 1 घंटे चला 250 मेगावाट की कैपेसिटी पे, तो उसने 250 मेगावाट आवर बिजली उत्पन्न की। 250 मेगावाट आवर का मतलब होता है उसमें 3 जीरो और बढ़ा दीजिए उसको किलोवाट आवर बनाने के लिए, तो वो हो जाएगा 2.5 लाख किलोवाट आवर। 2.5 लाख किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, जिसको हम व्यावहारिक भाषा में यूनिट बोलते हैं, जिससे घर की बिजली का बिल आता है और जिससे हम पेमेंट करते हैं। तो 250 मेगावाट का एक टरबाइन 1 घंटे में 2.5 लाख यूनिट बिजली जनरेट करता है। अब जब ये बिजली जनरेट करता है तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करता है। वो वोल्टेज है उस पावर तो 250 मेगावाट सही है,
और जिस वोल्टेज पे जनरेशन होता है रोटर में और वो स्टेटर के थ्रू आती है, पहली बार निकलती है बाहर टरबाइन के, वो टेहरी के केस में 15.75 केवी, 15.75 किलोवोल्ट, और वो फिर जाती है ट्रांसफार्मर में। 15.75 किलोवोल्ट की बिजली 400 केवी में तब्दील होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और 400 किलोवोल्ट में तब्दील होके बिजली के मोटे तारों में पावर ग्रिड जो उनको लेके आता है, मेरठ तक लेके आता है 400 केवी पे। ना 400 केवी पे जब बिजली आती है तो आपके घरों में जो बिजली के अप्लायंसेस हैं उनकी जनरली वोल्टेज की रेटिंग कितनी होती है? 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, जिसको हम लो टेंशन बोलते हैं। तो आप कहेंगे कि वो बिजली आप कैसे यूज कर सकते हैं? तो वो जो सेंट्रल ग्रिड में 400 किलो वोल्ट की बिजली गई तो वो सेंट्रल ग्रिड के सब स्टेशंस में गई और 400 किलो वोल्ट से तब्दील होकर स्टेप डाउन करके उसको हमने कर दिया 230 पे, 230 पे या 132 पे, और 132 किलो वोल्ट पे हमने उसको फिर बाहर शहरों के अंदर भेजना शुरू किया। शहर के बाहर जब वो बिजली आती है तो 33 किलो वोल्ट पे आती है। 33 किलो वोल्ट पे जो स्टेट की ट्रांसमिशन यूटिलिटी है वो हैंड ओवर कर देती है यूपी या हरियाणा की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको। 132 केवी तक स्टेट की जो ट्रांसमिशन कंपनी है, हरियाणा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, इनकी जिम्मेदारी है। और 33 किलोवोल्ट पे स्टेप डाउन करके वो दे देती है डिस्कॉम के सब स्टेशन को, यानी दक्षिण हरियाणा या उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जो आपके पास है यहाँ पे। 33 केवी पे जब इनके सब स्टेशन में बिजली गई तो उसको फिर ये सब स्टेशन के अंदर 11 केवी में स्टेप डाउन करते हैं और 11 केवी 11 किलो वोल्ट माने 11,000 वोल्ट पे स्टेप डाउन करके आपके मोहल्लों में जब आती है तो आपने देखा होगा मोहल्लों के चौराहों पे, सड़क के किनारे, पोल्स के ऊपर छोटे छोटे ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, दे आर कॉल्ड वितरण ट्रांसफार्मर्स। उनमें वो 11 केवी से फर्दर नीचे चली जाती है 440 वोल्ट पे, 3 फेज पे 440 वोल्ट पे, और आपके घरों में जब आती है तो 3 फेजेस में आती है वो। उनके रिजल्टेंट वोल्टेज होती है 440, लेकिन इंडिविजुअल फेज वोल्टेज होती है 230 पे वो आपके घर में घुसती है और इस तरह से आपके जो अप्लायंसेस हैं वो 230 वोल्ट पे चलते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म कि 400 किलो वोल्ट पे वहां पे जनरेशन हुआ, फिर वहां से वो घूमते हुए आई, फिर 132 पे आई, 132 से 33 पे आई, 33 से 11 पे आई, 11 से फिर 230 पे आपके घर के अंदर घुसी। और मॉल्स और फैक्ट्रीज में? मॉल्स और फैक्ट्रीज में क्योंकि लोड ज्यादा होता है इसलिए वहां पे नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है वो 33 केवी के ट्रांसफार्मर पे हैंड ओवर कर देती है। अच्छा। और 33 केवी के ट्रांसफार्मर पे हैंड ओवर होने के बाद मॉल के अंदर जिस तरह का जो भी रिक्वायरमेंट होता है उनके यहाँ भी नॉर्मली लाइटें जल रही है तो वो भी उनको 230 पे ही चाहिए, लेकिन इतने बड़े लोड की मीटरिंग वो फिर नीचे 230 वोल्ट्स पे नहीं करते जैसे हम लोग के घरों में होती है। मॉल पे मीटरिंग हो जाती है 33 केवी पे। अच्छा। क्योंकि 33 केवी का ट्रांसफार्मर भी मॉली लगवाता है और वहीं पे मीटरिंग कर लेता है तो वहां पे उसकी रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो जाती है। या कोई छोटा कंज्यूमर है तो उसकी 11 केवी पे हो जाती है। 11 केवी पे उसने ले लिया अपना और उसने देखा कि हम अपना पूरी मीटरिंग 11 केवी पे कर लेंगे साहब, तो हम आपको वहां पे जो भी आपकी मीटरिंग होगी उसके हिसाब से आपकी बिलिंग हो जाएगी, उसके हिसाब से आपको पेमेंट कर देंगे। तो जितना बड़ा जिसका लोड होता है उतने पे वो अपने यहाँ ले लेते हैं, उसकी बिलिंग उस हिसाब से हो जाती है। सर हमारे घरों में जो बिजली आती है इसका जब हम बिल भरते हैं तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि वो बिल हम एग्जैक्टली किन किन चीजों का भर रहे हैं, उसमें किस किस तरह की चीजें इंक्लूडेड, अगर आप मुझे थोड़ा उसके बारे में बता सकें सर। तो देखिए आपके घरों में जो बिजली का बिल आ रहा है, हमारे घरों में जो बिजली का बिल आ रहा है उसके बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है उसमें फिक्स चार्जेस और दूसरा कंपोनेंट है वेरिएबल चार्जेस। नाउ फिक्स चार्जेस इसलिए वो लेते हैं कि मान लीजिए जब 2 महीने के लिए बाहर चले गए, आप घर पे नहीं है, तो बिजली विभाग ने आपके घर में सारा संयंत्र लगाया, मीटर लगाया, वहां से पोल से लेकर आपके लिए तार लेके आया। बिजली विभाग ने आपके लोड के मुताबिक अपने ट्रांसफार्मर को भी लगाया क्योंकि जब 100 मोहल्लों का 100 घरों का एक मोहल्ला है तो उसने सबका लोड जोड़ के एक ट्रांसफार्मर लगाया, तो उस ट्रांसफार्मर की कॉस्ट में भी आपके घर के रिक्वायरमेंट की कॉस्ट अंदर आई। बिल्कुल। तो वो जितना भी खर्च बिजली विभाग ने आपके घर के लिए किया है वो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी में आपका जो हिस्सा है, वहां से लेकर तार, उसके बाद मीटर, उसके बाद अंदर की जो कुछ भी है, तो आप उस घर में 2 महीने में के लिए है ख्वाह नहीं है वो तो आपसे वो चार्ज करेगा। बेसिक खर्चा तो आपका रहेगा ही। तो बेसिक वो लायबिलिटी उसको बोलते हैं फिक्स चार्जेस, वो आप अगर घर में नहीं भी हैं तो भी आपका बिल आता है।
वो फिक्स चार्जेस का आता है। ठीक बात। और दूसरा कंपोनेंट है वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस यानी कि जितनी बिजली आपने एक्चुअली यूज की, कर ली, वो जो मीटर घूमा, हाँ। जब आप नहीं थे मीटर नहीं घूम रहा था, लेकिन आपके पर किलोवाट के हिसाब से 250 रुपए पर किलोवाट वॉट एवर द रेट इज एज पर द डिस्कॉम, तो जो भी आपका जिस स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो भी रेट है फिक्स चार्जेस का, तो वो फिक्स चार्जेस के हिसाब से वो तो आपके घर में आएगा ही आएगा। लेकिन जब बिजली आपके घर में आई और आपने अप्लायंसेस जलाए, तो आपने देखा कि मेरे पूरे महीने में 350 यूनिट्स का खर्चा हुआ, तो वेरिएबल चार्जेस से 6 रुपए 50 पैसे या 7 रुपए 50 पैसे या 7 रुपए, उस हिसाब से आपका बिजली का बिल 350 यूनिट का एक और आएगा। तो 2450 आप देखेंगे आपके बिल में एक होगा वेरिएबल चार्जेस, जिसमें लिखा होता है लास्ट रीडिंग करंट रीडिंग दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द टैरिफ रेट, तो वो आपका हो गया 2450। और मान लीजिए आपका 3 किलोवाट का कनेक्शन है, 250 रुपए पर किलोवाट का फिक्स चार्जेस है, तो 750 रुपए वो भी आ गया, तो टोटल बिल आप देखेंगे 3200 रुपए। तो उसके दो कंपोनेंट है। सर आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है स्मार्ट मीटर रोल आउट करने में, ऐसा कुछ रहा है सर? जी सर, स्मार्ट मीटर ने एक आम आदमी की जिंदगी को किस तरह बदला? वो मीटर स्मार्ट क्यों है और क्या खास बात है कि उसकी वजह से लोगों का बिल कम आया है पहले से? करेक्ट। क्या है सर स्मार्ट मीटर? देखिए, स्मार्ट मीटर को लगाने की पहले तो वजह समझिए। स्मार्ट मीटर को लगाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम लोग के डिस्कॉम्स में बिजली की चोरी बहुत होती है। जो भी बिजली हम घरों में सप्लाई करते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में, गांव देहात में, वहां पे एक्चुअली बहुत सारी बिजली चोरी हो जाती है जिसका पैसा कभी नहीं आता। तो उसको हम लोगों ने खत्म करने के लिए, जब मैं कानपुर में था, तो उस समय हम लोगों ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग जितने भी इस तरह के एरियाज है जहाँ पे चोरी मैक्सिमम होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भड़क्का है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गलियां हैं, जहाँ पे कटिया बहुत पड़ी होती है, उन सब जगहों पे हम लोगों ने पहले तो अंडरग्राउंड केबलिंग की, क्योंकि जब केबल ऊपर से जाता है तो उसमें से कटिया पड़ जाती है, उसमें से आप हुक लगा देते हो, और जब आप अंडरग्राउंड हो जाएगा तो फिर आप हुक नहीं लगा पाओगे, आप कटिया नहीं ले पाओगे। उसके बाद भी आप मीटर से छेड़छाड़ करते हो, इसलिए मीटर को भी हमने बदल के स्मार्ट मीटर कर दिया। और स्मार्ट मीटर में भी दो तरह की कैटेगरीज हैं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर और स्मार्ट पोस्टपेड मीटर। कोशिश हम कर रहे हैं कि प्रीपेड मीटर, और आज की डेट में प्रीपेड मीटर्स बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि उसमें हम इंस्टेंट डिस्काउंट भी देते हैं 2 से 3% का, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्काउंट। तो अभी क्या हुआ है कि आपके पास जब स्मार्ट मीटर पहुंच जाता है, तो ये तो मैंने आपको बताया नजरिया यूपी पावर कॉर्पोरेशन का कि हमको ये क्यों करना पड़ा, चोरी बचाने के लिए, कटिया ना पड़े और आदमी के पास से हमारी वसूली आ जाए। जब हम पोस्टपेड करते थे तो बिजली खर्च करने के बाद भी हमारे जो कंज्यूमर्स थे बिजली का पैसा नहीं देते थे, डिले करते थे, और फिर उनका बिजली का बिल बढ़ता जाता था, फिर वो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती थी। अभी प्रीपेड में क्या हो गया है कि जैसे आपका मोबाइल है, आपने 300 रुपए से रिचार्ज कर दिया, 20 दिन तक चला, 20 दिन के बाद पहले आपने 19वें दिन ही उसको फिर से रिचार्ज कर लिया। खूबी क्या है इसमें, अब मैं आपको बताऊंगा कंज्यूमर के एंगल से। आप एक कंज्यूमर हैं, आप अपने लैपटॉप पे, आप अपने मोबाइल पे उस ऐप को डाउनलोड करके आप ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके कंजम्पशन का क्या पैटर्न है, आपको किस समय बिजली खर्च करनी चाहिए, किस समय नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं, अगर आप कॉमर्शियल कंज्यूमर हैं और आपके यहाँ पे टाइम ऑफ द डे मीटरिंग लागू है, टाइम ऑफ द डे मीटरिंग का मतलब होता है कि समय के अनुसार टैरिफ अलग अलग है, इंडस्ट्री में है। अच्छा, ये भी होता है उनमें? जी हाँ। सुबह कोई और टैरिफ 6.5 रुपए है, दिन में 7.5 रुपए है, शाम को 6.5 रुपए है, और रात को पता लगा 5.5 रुपए है। तो 4 या 5 या 6 सेगमेंट्स में 24 घंटों को बांट दिया गया। जिस समय आप जितनी बिजली यूज करेंगे उस समय का टैरिफ जो होगा वो लागू हो जाएगा। और ये ऐसा होता है सर कि जब ज्यादा यूज होती है तो उतनी ही महंगी हो जाती है बिजली? ये नेचुरल है जी। तो जो लोग मैक्सिमम लोग जब बहुत ज्यादा यूज करेंगे एक ही समय में, तो उसमें आप देखेंगे टीओडी का रेट मैक्सिमम है जी। तो एक अक्लमंद इंडस्ट्रियलिस्ट, एक अक्लमंद कंज्यूमर की तरह अगर मैं सोचूंगा तो मैं अपने रिक्वायरमेंट को वहां से अलग कर लूंगा और कोशिश करूंगा जो ऑफ पीरियड है, जो लीन पीरियड है, उसमें आ जाऊं। 6.5 रुपए क्यों दूं? अगर मेरे घर में कॉटेज इंडस्ट्री है, सिलाई के लड़के बैठे हुए, सिलाई करने वाले, टेलरिंग शॉप है, तो भैया मैं कहूंगा रात को आ जाओ यार जी, दिन में तुम सो, रात को आके काम करो, 5 रुपए मेरा काम चल रहा है। सो लाइक दिस आई कैन शिफ्ट माई बिजनेस, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये भी मालूम चल जाएगा कि मेरे घर में जो बिजली का कंजम्पशन हो रहा है वो किस समय कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है। फर्ज करिए, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, टीवी को ऑफ कर देते हैं रिमोट से,
खुला छोड़ देते हैं, माइक्रोवेव को खुला छोड़ देते हैं, ऑफ कर देंगे, काम करना बंद कर देगा वो, लेकिन उसकी जो लाल लाइट वो जलती रहती है जी। टीवी के लाल लाइट जलती रहती है, वहां भी हम बिजली यूज कर रहे हैं। वी आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी देयर ऑल्सो। वो जो लाल रंग की एलईडी जल रही है, जो जिसको बोलते हैं स्टैंड बाई मोड बड़ी शान से जी, वो भाई साहब दैट इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी। How much, sir? Is that negligible? That is not negligible. That is consuming something. Say, for example, it is consuming maybe 2 watts. लेकिन अगर आप 2 वाट 24 घंटे देखिए तो 48 वाट आवर हो गया जी। और ओवर अ पीरियड ऑफ अ मंथ 30, 48 इंटू 30 1.5 kWh जी। तो स्मार्ट मीटर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपना कंजम्पशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर, मैं उपभोक्ता हूँ, तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि मेरा किस समय कितना रिक्वायरमेंट चल रहा है। मैं अननेसेसरीली घर पे पता लगा कोई नहीं है और वाइफ से चला गया, गीजर छूट के चली गई, मार्केट चली गई, सो आई कैन इमीडिएटली नो कि मेरे घर में क्या कंजम्पशन पैटर्न चल रहा है, तो आई कैन टेक द करेक्टिव एक्शंस बेसिकली टू रिड्यूस माय इलेक्ट्रिसिटी बिल, टू रिड्यूस द लोड ऑन द ग्रिड, to help the grid to attain its environmental objectives। क्योंकि जितना मैं लोड दूंगा, हम समझते नहीं इस बात को जनरली, लेकिन हम जितना घर का लोड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ग्रिड पे लोड बढ़ेगा, उतना ज्यादा जनरेटर पे लोड बढ़ेगा, उतना ज्यादा कोल और इस्तेमाल होगा। सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग जी, वी आर इन फैक्ट ट्राइंग टू डैमेज द एनवायरनमेंट। सो वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज आवर रिक्वायरमेंट, नॉट ओनली टू सेव मनी बट टू आल्सो हेल्प द एनवायरमेंट जी सर। दैट्स द आइडिया। कमाल की बात सर। सर अभी आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि अब भारत में एक ग्रिड है, इसके पहले 5 ग्रिड होते थे। सर इसको समझाएं और क्यों ये इतनी बड़ी बात है इसको भी समझाएं, और फिर हम चलेंगे सर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की तरफ कि ये क्या एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। एब्सोल्युटली। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ग्रिड होता क्या है जी। ग्रिड ये होता है कि हमारे देश को, भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया था जी। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ ईस्ट जी। तो ये 5 रीजनल ग्रिड्स थे जी, इनको हम बोलते हैं रीजनल ग्रिड्स। आज भी ये विद्यमान है, ऐसा नहीं कि ये ग्रिड हट गए हैं, लेकिन इन 5 ग्रिड का जो वर्किंग था वो पहले आइसोलेशन में था जी। जैसे नॉर्दर्न ग्रिड है फर्ज करिए जी, तो नॉर्दर्न ग्रिड में हम बैठे हैं इस समय जी। तो नॉर्दर्न ग्रिड में जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरह से हमारे 9 स्टेट्स से मिलकर नॉर्दर्न ग्रिड बना है। और इस नॉर्दर्न रीजन में जितने भी जनरेटर्स हैं और जितने भी कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं, इनसे हम लोग ड्रॉयल शेड्यूल और जनरेशन शेड्यूल लेते थे और उनको पूरा बैलेंस कर देते थे। हम वो आज भी कर रहे हैं जी। लेकिन होता क्या था कि पहले हमारे ग्रिड में कभी कभी बिजली की बहुतायत होती थी जी, और कभी कभी बिजली की कमी होती थी जी। उसी समय जब हमारे बहुतायत होती थी, फर्ज करिए साउथ में कमी होती थी या नॉर्थ ईस्ट में बहुतायत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कंजम्पशन बहुत कम है, क्योंकि लोग बहुत कम है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन वहाँ पे हाइड्रो बहुत है क्योंकि नदियाँ बहुत है, तीस्ता वगैरह वहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में जबरदस्त नदियाँ हैं और जल के स्रोत हैं जी। तो वहाँ पे लोग क्योंकि नहीं है, इसलिए वहाँ पे जनरेशन ज्यादा होता है। लेकिन साउथ में पता लगा स्केर्सिटी जी। उस केस में हम क्या करते थे कि पहले हमारे पास जो सुविधाएं नहीं थी, वहां पे फ्रीक्वेंसी 50 के ऊपर चली जा रही है, 51 चली जा रही है। नॉर्दर्न रीजन में ज्यादा जनरेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मियों में कंजम्पशन है। तो क्या हो रहा है साहब कि यहाँ पे पता लगा 49.5 49.6 के आसपास फ्रीक्वेंसी चल रही है हर्ट्ज में जी। तो ये इस तरह का विसंगतियां थी। क्या कहना चाहिए कि हम 5 भाई, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, बिजली के एंगल से जी। और हम लोग अलग अलग तरह से एक स्टैंड अलोन सिस्टम पे काम कर रहे थे। आज हमने क्या किया, अब 5 भाइयों ने, इन 5 रीजन्स ने अपनी सारे के सारे एसेट्स को शेयर कर दिया जी। हमने अपने सारी अच्छी बातों को क्लब कर लिया, सारे ड्रॉल्स को भी क्लब कर लिया, और हमने इस पूरे ग्रिड को एक स्थापित कर दिया। आज की डेट में, जैसे आज से 10 साल पहले नॉर्थ में चल रही है, अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 49.7 और नॉर्थ ईस्ट में चल रही है 51 या साउथ में चल रही है 49.8, 5 ग्रिड में अलग अलग फ्रीक्वेंसियां होती थी। आज हमने 5 ग्रिड को यूनिटाइज करके, क्लब करके, उनको सबको इंटरकनेक्शन करके, कॉरिडोर्स बना के सारी बिजली का एक ग्रिड स्थापित कर दिया। आज की डेट में पूरे भारत में फ्रीक्वेंसी एक होती है। वाओ। अगर आप फ्रीक्वेंसी मीटर यहाँ पे लगा लें,
तो उसमें फ्रीक्वेंसी मान जा रही है 49.95 50.05 जी। तो अगर आप चेन्नई बात करेंगे राइट नाउ हाँ। यू विल फाइंड कि चेन्नई में भी सेम फ्रीक्वेंसी है 50.05 जी। ईटानगर में भी सेम है, जी। श्रीनगर में भी सेम है जी। और गुजरात में भी सेम है। गुजरात वेस्टर्न रीजन में आता है जी। इसलिए मैंने आपको पांचों रीजन्स के, चारों रीजन्स के एक एक शहरों के नाम बताए, सब जगह फ्रीक्वेंसी है। कि तो आज क्या हुआ कि कहीं स्कैरसिटी नहीं है, कहीं शॉर्टेज नहीं है, कहीं एक्सेस नहीं है, पूरे कॉरिडोर्स के थ्रू एक्सेस बिजली जहां से बन रही है, जिस स्टेट में या जिस रीजन में, वहां से शॉर्टेज वाले रीजन में जा रही है। शॉर्टेज वाले रीजन में अगर मान लीजिए कल शॉर्टेज थी, आज बढ़ गया वहां पे, तो वहां से वापस आ रही है शॉर्टेज वाले में, तो हम शेयरिंग में आ गए और शेयरिंग में आके पूरे देश का कल्याण हो गया और एक फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तर्ज पे अगर आप देखें तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब अगर उन 5 रीजन्स को आप 132 कंट्रीज मान लें इस विश्व के जी, तो 132 कंट्रीज में जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है और उनके यहाँ जो भी एक्सेस जनरेशन है, अंडर जनरेशन है, इसको हम लोग चाहते हैं कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, OSOWOG ओस्वाग बोलते हैं इसे जी। इस परिप्रेक्ष्य में हम काम कर रहे हैं जी। आपने बीच में एक शब्द देखा वन सोलर जी, इसको करने के पीछे जो मेन उद्देश्य है जी, वो सोलर एनर्जी को पूरे वर्ल्ड में यूज करना है जी। आप देखिएगा इक्वेटर, विषुवत रेखा के इर्द गिर्द जितनी कंट्रीज हैं वो सब बहुत गर्म है और वहां पे इरेडियंस बहुत ज्यादा है जी, क्योंकि सोलर जनरेशन, सोलर इरेडियंस विषुवत रेखा के ऊपर सीधे पड़ती है, ठीक बात, सीधे किरणें पड़ती हैं सूर्य की, इस तरह से वहां पे सोलर का जनरेशन बहुत ज्यादा है जी। लेकिन नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जर्मनी, वहां पे एक तो धूप बहुत कम निकलती है जी, और जितनी निकलती है तो उसकी वो इंटेंसिटी नहीं होती जो आपके विषुवत रेखा पे होती है जी। या ट्रॉपिकल जो कंट्रीज हैं, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो कंट्रीज हैं, इनमें जो इंटेंसिटी है वो ऑब्वियसली नॉर्थ पोल के पास यूरोपियन कंट्रीज नहीं है जी। तो हम चाहते ये हैं कि सारे सन की एनर्जी को हम लोग हार्नेस करके और फिर एक ग्रिड बना ले पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि ये सारी एक्सेस एनर्जी सोलर की ट्रांसफर हो जाए। जिन कंट्रीज में सोलर की जनरेशन नहीं होती है उनको भी हम सोलर दे दें, क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि उन कंट्रीज में जहां पे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है बिजली बनाने में जी, और जिन कंट्रीज में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है एनर्जी बनाने में, शायद वो उनका इस्तेमाल कम कर सकें और सोलर यहां से वहां पहुंच जाएगी। तो उससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड का जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, पूरे वर्ल्ड की जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी एक साथ सॉल्व होने की तरफ ये एक बहुत ही नायाब कदम है। और इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस काफी तेजी से काम कर रहा है जी। मैं ISA में था और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में I was a little bit involved in this direction as well. जी. And then I could find out this is a wonderful thing जी. which ISA is doing. Wow, sir. Sir, अब समझते हैं कि सोलर एनर्जी क्या है, भारत को क्यों एक सोलर पावर हाउस कहा जाता है, क्यों हम ग्लोबली काफी बेहतर काम कर रहे हैं सोलर के अंदर, और क्या एक्चुअल इम्पैक्ट, अगर आप मुझे पिक्चर पेंट करें तो क्या होने वाला है सर? देखिए साहब, राजन जी, पॉइंट ये है कि सोलर आज की डेट में अल्टीमेट सोल्यूशन है, ठीक बात। और आपके पास विंड क्योंकि बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए विंड तो आप जितना बढ़ा सकते थे आप करीब करीब बढ़ा चुके हैं। ठीक। अब यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, विंड पूरे जोरों शोरों से काम कर रही है, पूरी फुल शबाब पे है वो जी। इंडिया में भी जितना हो सकता था मोर और लेस हो चुका है, मोर और लेस, ये नहीं कह रहे कि सैचुरेशन हो गया, बट सोलर का पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। जहां जहां भी धूप निकल रही है पैनल लगा दो आप और जनरेशन शुरू हो जाए। नाउ इशू इज, जो आपने सवाल पूछा कि सोलर कहां जाएगा, सोलर यहां जाएगा कि आज की डेट में मैंने आपसे अभी बताया कि हम 1,53,000 मेगावाट के आसपास सोलर का जनरेशन इंडिया में कर रहे हैं जी। और सन 2030 यानी कि आगे आने वाले 4 सालों में हमारा ये जनरेशन 3.5 से 4 लाख मेगावाट के बीच में पहुंच जाने की संभावना है जी, जो हमारे टारगेट्स हैं। नाउ पॉइंट इज दैट हमारा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज के डेट में 5 लाख है और इतना हम जनरेशन कर भी रहे हैं, लेकिन थर्मल से करना पड़ रहा है, बाकी चीजों से करना पड़ रहा है। ये जितना भी हम जनरेशन करेंगे इसके लिए हमको एक्चुअली स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये दिन में जो जनरेशन होगा 4 लाख 3.5 लाख मेगावाट का, जो आज की डेट में 1,55,000 हो भी रहा है, ये आप सारा का सारा उस लेवल पे आने के बाद 3.5-4 लाख पे आने के बाद कंज्यूम नहीं कर पाएंगे जी। तो 2032 तक हमको करीब करीब
1,00,000 मेगावाट स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दिन में बनाने के बाद आपको कंज्यूम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमको करीब करीब 1,00,000 मेगावाट यानी 100 गीगावाट्स स्टोरेज की भी जरूरत पड़ेगी। अब ये स्टोरेज हम दो तरह से कर सकते हैं जी। एक तो हम कर सकते हैं कि पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स के रूप में जी, और एक हम कर सकते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के रूप में जी। आपने ये शायद सुना होगा कि आज हम सोलर एनर्जी को बैटरी में भी स्टोर करें, जिसकी मैंने शुरुआत में आपसे जिक्र किया था जी। ना, ये दोनों मेथड्स अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं जी। लेकिन अगर आप मुझसे जाती तौर पर पूछेंगे तो पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स हाइड्रो में जो होते हैं वो स्टोरेज के लिए बेहतर विकल्प है। जी। इसलिए बेहतर विकल्प है क्योंकि वहां पे आपको किसी भी तरह की सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरीज की जरूरत नहीं पड़ती। और एक चीज आप याद रखें कि बैटरीज जिनको आप एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली आपको कल को उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी बहुत मुसीबतें आएंगी। जी जी जी, बिल्कुल। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। सो दैट विल बी पोजिंग अनदर चैलेंज, एनवायरमेंटल हजार्ड फॉर अस इन फ्यूचर। जी। Why people are not understanding today? क्योंकि आज हमारा सोलर सिर्फ 5-6 साल पुरानी हुआ है मेजरली, और कल को जब ये 20 साल पुराना हो जाएगा, 25 साल पुराना हो जाएगा और इनकी लाइव्स खत्म होने लगेंगी हमारे बैटरीज के और इनको डिस्पोजल का टाइम आएगा, then we will realize this problem. So there are two methods. Either we store these solar energies in the pumped storage plants. पम्प्ड स्टोरेज प्लांट का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं जो हमारे हाइड्रो प्लांट्स हैं। इसमें बड़ा आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल दूंगा अपने ही ऑर्गेनाइजेशन THDC के जहां में पहले था। THDC में 4 टर्बाइन टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये टेहरी गढ़वाल में स्थित है और ये ऋषिकेश से 80 किलोमीटर दूर टेहरी नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा एक नीचे शहर था टेहरी शहर, उसको हमने पूरा का पूरा वहां से उठा के नई टेहरी के रूप में पहाड़ के ऊपर मसूरी के बगल में स्थापित किया है। और इस पूरे पुराने टेहरी में अब पानी भर गया है। जिस शहर की हम बात कर रहे हैं टेहरी पुराना शहर, वहां पे इस समय 260 मीटर गहरा पानी रिजर्वायर के रूप में है, यानी 850 फुट से ज्यादा। यू कैन इमेजिन। सो वो शहर पूरा डूब चुका है। ना वहां पे हमने टेहरी बांध बनाया क्योंकि हमें टेहरी से बिजली उत्पादित करनी थी और टेहरी शहर को हमें इसलिए डुबोना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। बट आज की स्थिति में समझिए आप, वो 4 टर्बाइन जो 250 मेगावाट की चल रही हैं, वो दिन में आपकी जो पीक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है तो उस समय आपकी 1000 मेगावाट पानी ऊपर से नीचे गिरता है टर्बाइन पे और नीचे से निकल के गंगा में मिल जाता है। इस पानी को जो हम आगे देने जा रहे थे और वहां पे पानी वेस्ट हो रहा था, तो हमने नीचे कोटेश्वर डैम बना दिया 400 मेगावाट का, वहां पे पानी रुक जाता है। अब मेरे पास 2 रिजर्वायर्स है, नीचे का रिजर्वायर कोटेश्वर, ऊपर का रिजर्वायर टेहरी, और these are 2 water bowls accumulating millions and millions of cubic meters of water, right? Now what is happening, जब ऑफ पीक एनर्जी की मैं बात करता हूँ, ये पीक एनर्जी मैंने जनरेट किया, ऊपर से पानी नीचे दे दिया। अब सब क्या है कि जब मेरा ग्रिड में रिक्वायरमेंट कम हो गया और मुझे सस्ती बिजली, सरप्लस बिजली अवेलेबल है, तो मैंने पम्प्ड स्टोरेज प्लांट भी लगा दिया है वहां पे। टेहरी में मैंने 4 टर्बाइन्स लगा दी हैं पम्प्ड स्टोरेज के रूप में, जो उस समय रात को ड्रॉ करती हैं बिजली, और वही टर्बाइन जो 4 मैंने एक्स्ट्रा लगाए थे वो पंप के रूप में काम करते हैं और नीचे के बाउल से, नीचे के रिजर्वायर से ऊपर फेंक देते हैं। मैंने ऑफ पीक एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया और एक तरह से जो बिजली ऑफ ग्रिड अवेलेबल थी सरप्लस, उसको मैंने पानी के रूप में परिवर्तित करके ऊपर वाले स्टोरेज में स्टोर कर लिया। नाउ दिस ऑफ पीक एनर्जी व्हिच आई एम ड्रॉइंग फ्रॉम द ग्रिड फॉर पंपिंग एनर्जी, फॉर पंपिंग वाटर फ्रॉम द लोअर रिजर्वायर टू अपर रिजर्वायर, ये मैं सोलर एनर्जी से कर सकते हैं। ठीक बात। दिन में जब मेरे पास सोलर एनर्जी ज्यादा अवेलेबल है, व्हाट आई विल डू, एंड वी आर ऑन दैट, हम लोग काम कर रहे हैं इस पे, वी आर ऑन दैट। हम लोग उस समय जब ये सोलर एनर्जी एक्स्ट्रा होगी, हम उसको ड्रॉ करेंगे और अपने टेहरी में पंप चलाएंगे उस समय, और उस समय पंप करके नीचे वाले रिजर्वायर, कोटेश्वर रिजर्वायर से टेहरी रिजर्वायर में पंप कर देंगे, और रात को 8 घंटे 10 घंटे हमने पंपिंग करने के बाद बंद कर दिया क्योंकि अब मेरा ऑफ पीक एनर्जी अवेलेबल नहीं है। सोलर जब था तो मैंने कर दिया, अब सोलर दिन में होगा तो दिन में मैं ये कर दूंगा, और जब पीक एनर्जी आएगी रिक्वायरमेंट, तब मैं उसी पानी को इस्तेमाल कर लूंगा और मैं ड्रॉ करके नीचे इन टर्बाइन्स के थ्रू निकाल दूंगा।
दिस इज द फिलॉसफी। तो दिस इज अनदर वे ऑफ स्टोरेज ऑफ सोलर एनर्जी। और इस पे काम हो रहा है, बिहार में काम हो रहा है। आई एम ऑल्सो नोइंग अबाउट सर्टेन थिंग्स देयर। तो बिहार में भी वो लोग पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स बना रहे हैं, जहाँ पे ज्योग्राफिकली ऐसी लोकेशंस हैं जिनमें कि आप वहाँ पे लोअर रिजर्वायर से अपर रिजर्वायर में सोलर एनर्जी से बिजली खींच के पंप कर देंगे, और पीक रिक्वायरमेंट जब होगा उस समय आप वहाँ पे जनरेशन कर देंगे पीक। सो दिस इज द वे वी कैन स्टोर द सोलर एनर्जी। बिजली का कनेक्शन होना और बिजली होने में एक फर्क है सर, बहुत फर्क है। बहुत जगह बिजली के कनेक्शन है, जी हाँ, जी हाँ, सारा मैकेनिज्म है, जी हाँ, पर शायद बिजली उन घरों में नहीं आ पा रही, नहीं पहुंच पाती, कोई तो वजह है सर। जी हाँ। इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्यों है, इस बारे में बात करते हैं सर। करेक्ट। सो आपके सवालों में इतना ज्यादा दम है और इतना ज्यादा मुझे इसके बारे में बात करने में आनंद आ रहा है जी, दैट आई कैन एक्सप्लेन टू यू। ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि बिजली के कनेक्शन हमने कर दिए लेकिन हम बिजली दे नहीं पा रहे। रीज़न बड़ा सिंपल है कि गवर्नमेंट ने बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के तहत बहुत अच्छा काम किया, और हिंदुस्तान के करीब 100% घरों में आज की डेट में बिजली के तार लग चुके हैं, बिजली के कनेक्शंस अवेलेबल हैं जी, और बिजली देने की गवर्नमेंट भरसक कोशिश भी कर रही है। आज से 10 साल पहले जहाँ पे गांव में बिजली 10 से 11 घंटे भी जा नहीं पाती थी या जाती थी मैक्सिमम, आज उन घरों में नेशनल एवरेज करीब 20-21 घंटे का हो गया है जी। यूपी में भी अच्छा एवरेज है, लेकिन अगर आप कहें कि 2400 घंटे जा रही हो तो ऐसा नहीं। कुछ शहरों में, कुछ गांव में आज 16-17 घंटे की सप्लाई है जी। खासतौर से मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे आज 17-18 घंटे की सप्लाई है, 16-17 घंटे की सप्लाई है, और 7-8 घंटे की नहीं। और खासतौर से शाम का जब समय होता है, अंधेरा होना शुरू होता है 6 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक, जब बच्चों के पढ़ने का टाइम होता है और घर की गृहिणियों का खाना बनाने का समय होता है, उस समय गाँव में बिजली जनरली नहीं होती, क्योंकि फोकस होता है उस समय सारे ग्रिड का मॉल्स में और अर्बन एरियाज में बिजली को देने का जी। तो इसमें एक बहुत अहम भूमिका मिनी ग्रिड्स ने निभाई है एक्चुअली, और मैं क्योंकि मिनी ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित रहा हूं तो इसमें अग्रणी भूमिका निभाई ओएमसी पावर ने जी। ओएमसी पावर ने यूपी में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम लिया, और उन्होंने वहाँ पे जो बड़े बड़े शहर हैं और उनके जो रूरल एरियाज हैं, जैसे आपका शाहजहांपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, अयोध्या, बनारस, फैजाबाद, लखनऊ, हरदोई, इन सब शहरों के जो गांव हैं उनमें स्टडी की और पाया कि वहाँ पे 15-16 घंटे की सप्लाई है, 7-8 घंटे की सप्लाई नहीं है, खासतौर से शाम के वक्त। तो दे एस्टैब्लिश्ड मिनी ग्रिड्स। अब आप देखिए ये कितना नोबल कॉज है कि जिन घरों में लाइट नहीं आती थी, बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाते थे, उन घरों में शाम को बहुत ही सस्ते रेट पे उन्होंने मिनी ग्रिड्स लगाए। मिनी ग्रिड क्या है? मिनी ग्रिड एक आइसोलेटेड ऑफ ग्रिड सोलर पावर स्टेशन जी। फर्ज करिए एक जगह है पिपर गांव ना, पिपर गांव में मेरा रिक्वायरमेंट है 70 किलोवाट का, तो मैंने वहां पे 70 किलोवाट का एक स्टेशन लगा दिया, और मैंने अपने स्टेशन से हर घर में जिन जिन को बिजली मेरी चाहिए थी उन घरों में अपने तार लगा के हमने बिजली के तार वहां अपनी बिजली पहुंचा दी जी। उन घरों में हमने मीटर भी लगा दिए, स्मार्ट मीटर्स बोलते हैं उनको, लेकिन अलग तरह के स्मार्ट मीटर्स हैं, उस तरह के नहीं जैसे कि हम लोग यूपी पावर कॉर्पोरेशन में लगा रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि उनके घरों में यूपी पावर कॉर्पोरेशन का, डिस्कॉम का बिजली का कनेक्शन तो पहले से था, लेकिन बिजली क्योंकि शाम को जा नहीं रही थी, तो हमने वहां पे अपना कनेक्शन दे दिया, तो उससे उनके यहाँ बिजली शाम को पहुंच गई, शाम को उजाला हो गया जी। बच्चे पढ़ने लगे जी। घर की स्त्रियां काम करें, उनके घर में खुशहाली आ गई, बच्चे पढ़ने लगे तो बच्चे अच्छे निकलने लगे, बच्चों का करियर अच्छा होने लगा, बच्चे ग्रेजुएट्स हो गए, बड़े बड़े शहरों में जाके नौकरी करने लगे, और 10-12 सालों के अंदर उन गांवों का कायाकल्प हो गया जहां पे ओएमसी पावर ने इतना नोबल काम किया, और मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनी ग्रिड, कि किस तरह से मिनी ग्रिड ने भी रेवोल्यूशन किया। और इसमें मैं ये भी कहूंगा कि यूपी गवर्नमेंट ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस तरह का रेगुलेशन निकाला कि यस, हमारे स्टेट ग्रिड के साथ साथ आप मिनी ग्रिड भी लगा सकते हैं, क्योंकि किन्हीं वजहों से, चोरी रोकने की वजह से, जो भी कह लीजिए, हम गांव में बिजली नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बिजली दे दीजिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। उससे एक चीज देखिए, एक कारण ये भी रहा है कि गांव में बिजली ना देने का कारण, बिकॉज गांव में चोरी मैक्सिमम होती है। कैन यू बिलीव 10 से 12 साल पहले यूपी के जो ईस्टर्न यूपी के खासतौर से जो डिस्कॉम्स हैं, उनमें रेवेन्यू रियलाइजेशन 20% भी नहीं था।
100 रुपए की बिजली हम सप्लाई करते थे वो पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और उसकी हम कुल वसूली कर पाते थे 20 रुपए। इस तरह की वहां पे प्रॉब्लम्स थी। आप काट भी नहीं सकते मानवता के खिलाफ, काट भी नहीं सकते मानवता के नाते। और वहां पे किसी के खेत में पंप चल रहा है, किसी के खेत में कुछ चल रहा है, तो हम लोगों ने वहां पे सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल फीडर्स अलग किए, डोमेस्टिक फीडर्स अलग किए। बहुत काम हुआ है। एग्रीकल्चरल फीडर से या पंप चला सकते हो, उसकी जो टैरिफ है वो अलग है, और जो डोमेस्टिक फीडर से अलग है। लेकिन क्योंकि गाँव की परिस्थितियां बहुत अलग है, इसलिए लॉसेस पहले से बहुत कम हुए हैं जी। लेकिन अगर आप कहें कि जीरो हो गए, ऐसा उसमें समय आज भी जी। तो ये भी एक कारण रहा गवर्नमेंट का कि भाई जितना हम ज्यादा रूरल एरियाज में देंगे तो उतना ज्यादा वहां पे, और जो मिनी ग्रिड के थ्रू जो बिजली गई वहां पे वो बहुत ही सस्ती बिजली गई जी। वो इस तरह की बिजली गई कि आप कुल हमको दे दीजिए 125 रुपए पूरे महीने में, और 15 वाट की बिजली आप 300 दिन चलाइए, शाम को 6 से लेकर रात को 11 बजे तक, 5 से 6 घंटे। अगर आपको मैं 125 रुपए में दे दूं तो आपको क्या चाहिए? आप दे देंगे आराम से, दे देंगे। 2 बल्ब जलेंगे आपके, या एक बल्ब चलेगा और एक आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है। सो दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म व्हिच वी हैव डन देयर, समथिंग आई वुड से वंडरफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। सर, भारत दुनिया के तर्ज पर किस तरह से सोलर पावर में काम कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये सॉफ्ट पावर का एक अच्छा एग्जांपल कैसे? देखिए, सॉफ्ट पावर की जहां आपने बात करी, तो मैं ये कहूँगा कि सॉफ्ट पावर इसलिए क्योंकि ये इसका हार्ड एंगल नहीं है जी। हार्ड एंगल क्या था? हार्ड एंगल था एनवायरमेंटल पोल्यूशन जी। तो क्योंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है जी, इसलिए इट इज वेरी सॉफ्ट, इट डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स जी। We say it is a soft medicine, it is a hard medicine. Hard medicine is one which affects your kidney and liver. जी. And soft medicine is one which only affects the real ailment जी. and doesn't affect you at all. Doesn't have any side effects at all. जी. Now, जहाँ तक बात है ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जी, तो इसमें मैं अपने प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री श्री मोदी महोदय जी की बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगा, और उनकी टीम की, क्योंकि उनकी एक ऐसी सोच ने इस पूरे विश्व में सौर ऊर्जा का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल ये बात है 2015 की, जब पेरिस समिट के दौरान इसकी स्थापना हुई, और इसकी स्थापना ज्वाइंट रूप से प्रेसिडेंट मैक्रो, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिलकर की। पेरिस में इसकी स्थापना हुई, और इसकी जो कार्यशैली है वो काफ़ी बहुत यूएन के चार्टर से ली गई है। तो इनके जो रूल्स रेगुलेशंस जितने जो कुछ हैं वो यूनाइटेड नेशंस की तरह हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज होते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं हर साल उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, इसी तरह से ISA के भी मेंबर कंट्रीज हैं, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जी। नाउ यू सी इट इज लाइक दिस, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि ISA ने इंडिया में क्या किया, कितनी सोलर एनर्जी लगाई। Now ISA is not for such kind of work. ISA का जो मूलभूत उद्देश्य है, जिसमें आज की डेट में 100 से ज़्यादा कंट्रीज मेंबर हैं, रेटिफाइड मेंबर्स हैं और सिग्नेटरीज हैं, और जितने इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वर्ल्ड के सारे इसके मेंबर्स हैं, और इसकी जनरल असेंबली हिंदुस्तान में होती है हर साल नवंबर के महीने में। सी द पॉइंट इज, इसका उद्देश्य किसी कंट्री में जाके वहाँ की गवर्नमेंट के साथ वार्तालाप करके वहाँ के रेगुलेशंस को और वहाँ के पूरे रूल्स को, वहाँ की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को, ढांचे को ऐसा कर देना है ताकि वहाँ पे लोग आए और सोलर प्लांट्स लगाएं। सो बेसिकली ISA का रोल है टू हेल्प द गवर्नमेंट्स, हेल्प द कंट्रीज, हेल्प द गवर्नमेंट्स ऑफ दोज कंट्रीज कि आप अपने यहाँ सोलर जनरेशन को, सोलर पावर को एंकरेज करें। आप वहाँ पे इस तरह के रूल्स बनाएं, रेगुलेशंस बनाएं, इस तरह के ढांचा क्रिएट करें, फाइनेंशियल्स को लाएं, अपने बिजनेस को इस तरह से वहां पे एंकरेज करें, मोटिवेट करें कि वो बिजनेस हाउसेस सोलर को लगाने के लिए एंकरेज। दैट इज द मैंडेट फॉर ISA। और उसी मैंडेट के तहत हम लोगों ने इथियोपिया, फिजी, मडागास्कर, मलेशिया एंड सीशेल्स जी, ये सब तमाम कंट्रीज में सोलर को जाके, घाना का आपने एग्जाम्पल दिया, घाना, सूडान, सोमालिया, इन सब कंट्रीज में, गयाना, इन सब कंट्रीज में जाके हम लोग काम कर रहे हैं। ISA काम कर रहा है ताकि उनकी गवर्नमेंट के साथ मिलके हम वहाँ के लोगों को एंकरेज करें और वहाँ पे सोलर को बढ़ावा दें। जी जी, ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो मैंने कटिया की बात की थी, तो यू सी देयर वाज अ पिक्चर कॉल्ड कटिया बास जी। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये कानपुर की कटिया की प्रॉब्लम के मद्देनजर बनाई गई है जी जी।
और इसको अगर दर्शक कभी देखें जी तो उनको एक अंदाज होगा कि कानपुर में किस तरह की कटिया की प्रॉब्लम थी। जी और 2018 से 21 तक जब मैं कानपुर के किस्को को हेड कर रहा था एज डायरेक्टर कमर्शियल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जी तो उस समय वहाँ पे जो शुरुआती दौर में 24 से 25% का AT&C लॉसेस थे। जी और जब मैंने छोड़ा है 2021 में, तो उस समय हमारी टीम ने उस AT&C लॉस को कम करके 8% कर दिया था। वाह, और इसका सारा श्रेय मैं उस पूरी टीम को देना चाहूँगा जिन्होंने उन बहुत ही गहन समीक्षाओं को करने के बाद उन बहुत ही ज़्यादा भीड़ भरी बस्तियों में जाके अंडरग्राउंड केबलिंग की, स्मार्ट मीटरिंग की स्थापना की, और हमने अपने सामने देखा कि AT&C लॉसेज 1/3 हो गए। 10% से कम हो जाने AT&C लॉस हिंदुस्तान में एक अपने आप में बड़ी बात है। बहुत ही कमाल सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी टीम का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, भारत सरकार का, जिस तरह का काम बिजली के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने किया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब मेरे लिए अपने घर में जलने वाली उस छोटी लाइट के लिए भी थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई है सर। तो ये बहुत ही कमाल का इम्पैक्ट है आपका, जो लोग सुनेंगे उनको भी इस चीज में बहुत मजा आएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद जेके सुपर पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू राजन जी, थैंक यू सो मच। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और आपने ऐसे सवाल पूछे जिनका आंसर देने में मुझे बहुत थैंक यू सर। थैंक यू।